अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान के गुज़श्ता रोज़ के ख़त के जवाब में एक एलामिया जारी किया गया है और ये एलामिया बड़ा अजीब व गरीब है। वो एलामिया पहले आपके साथ शेयर करते हैं और फिर बताएंगे कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कैसे अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और जब इमरान खान की जानिब से उन्हें ये याद दहानी करवाई गई कि आप आइन के मुहाफ़िज़ हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई करनी है, आइन की खिलाफ वर्जी पर आपने आइन पर अमल दरामद करवाना है। जब ये याद दहानी करवाई गई तो फिर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से कैसे उसमें कवर लेने की कोशिश की गई और कहा गया कि मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तो पहले वो जो एलामिया है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में कहा गया कि 1 दिसंबर को 12:25 पर 7 सफ़ात की दरख्वास्त, जिसके साथ 77 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ थी, वो चीफ़ जस्टिस के दफ्तर को मौसूल हुई। दस्तावेज़ टाइप की गई दरख्वास्त, तरतीब दिए गए जदूलों और फ़ोटो कापियों समेत कुल 84 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जो जर्द रंग की पेपर बुक की सूरत में है, जैसी सुप्रीम कोर्ट में डायरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। दस्तावेज़ तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात दस्तावेज़ में ज़ाहिर नहीं की गई। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज़ इंतज़ार हुसैन पंजोथा एडवोकेट की जानिब से कुरियर की गई थी। दस्तावेज़ बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई, हालांकि इस जमात की अच्छी नुमाइंदगी वकला करते हैं। अभी पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला 2 अहम मुकदमात फ़ौजी अदालतों और इंतखाबात से मुतल्लिक केस में पैरवी करके इन्हें तकमील तक पहुँचा चुके हैं। इसके अलावा एलामिया में यह भी कहा गया कि यह अमर हैरान कुन है कि एक सरबा मोहर लिफाफे में मौसूल होने से पहले यही दस्तावेज़ मीडिया पर जारी किया जा चुका था। सब ये यकीन रखें कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों का बखूबी अदराक है और ना ही इन पर दबाव डाला जा सकता है, ना ही जानिबदारी करेंगे। और अल्लाह के फ़ज़ल से वो अपने फ़राइज़ की अदायगी और अपने मनसब के हल्फ़ की पासदारी करते रहेंगे। ये एलामिया चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से इमरान खान के गुज़श्ता रोज़ के ख़त के जवाब में जारी किया गया है। अब आपको ये बताते हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब कैसे कैसे कहाँ अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे भागते रहे हैं, कैसे ये आंखें बंद करके बैठे रहे और आइन की खिलाफ वर्जी होती रही। इसकी तफसीलात कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। इन्होंने जो है वो कहा कि जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है ख़ुद भी अभी गुज़श्ता दिनों जब 90 रोज़ में आम इंतखाबात वाला केस था तो उसके अंदर ये इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि मुल्क में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात ना करवा कर आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। और दूसरी जानिब ये कहते हैं कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से बखूबी आगाह हूँ और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अपने हल्फ़ के मुताबिक सर अंजाम देता रहूँगा। तो सर, अगर आपने अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हल्फ़ के मुताबिक सर अंजाम देनी है तो फिर आइन हर रोज़ टूट रहा है। 7 नवंबर के बाद हर रोज़ आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो फिर आप आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, अपने हल्फ़ की पासदारी करें। बसूरत दीगर आप भी अपने हल्फ़ की खिलाफ वर्जी हर रोज़ अपने हल्फ़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि जब से चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ओहदा संभाला गया है, ये मुसलसल ऐसे मुकदमात इन्होंने सुने जिससे या तो इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानिया निकल सकता था, या मुस्लिम लीग नून को बयानिया फ़राहम किया जा सकता था, या साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इनका जो एक ज़ाती अनाद या बुग़्ज़ था, या मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था वो पूरा हो सकता था। आप देखें कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से जो है वो अब कवर लिया जा रहा है कि मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। क्या इमरान खान साहब की जानिब से चीफ़ जस्टिस को इंसाफ के लिए ख़त लिखना उन पर दबाव डालने के मुतरादिफ है? जब सदर पाकिस्तान को मैं वो बात आपको याद कराता हूँ कि जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस चल रहा था तो उस वक्त इन्होंने सदर पाकिस्तान को 3 खतूत लिखे थे और उसमें ये सदर पाकिस्तान को कहते थे कि मुझे रेफरेंस की कापी फ़राहम की जाए क्योंकि मुझे रेफरेंस की कापी नहीं मिल रही। तो क्या उस वक्त जब ये खतूत लिखते थे तो ये उस वक्त सदर पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश करते थे? जब ये साबिक चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल और दीगर साबिक चीफ़ जस्टिस साहिबान को खतूत लिखते थे तो क्या ये उनको भी दबाव में लाने की कोशिश कर रहे होते थे? तो ये अगर अपने लिए जो ग्राउंड ये ले रहे हैं तो फिर इनको देखना चाहिए कि ये माजी में ख़ुद दूसरे चीफ़ जस्टिस साहिबान के साथ क्या करते रहे हैं।
और एक तरह से अगर ये देखा जाए कि ये जो एलामिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है, ये दर हकीकत तमाम जो सियासी वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके सियासी रहनुमाओं को और ख़ुद इमरान खान साहब को भी एक साफ़ और कोरा जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट से मेरे होते हुए शायद आपको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, और इंसाफ अगर आपको चाहिए है तो फिर शायद इनके जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो ख़त लिखा था कि हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमारे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, हमारे लोगों पर सियासी वाबस्तगी तब्दील करने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। तो इमरान खान साहब ने तो इसमें कोई ऐसे दबाव डालने वाली कोई बात नहीं की। उन्होंने तो एक दरख्वास्त की और उस दरख्वास्त के जवाब में काजी साहब जो है वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई है। शायद इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को उनकी ज़िम्मेदारियाँ याद करवाई हैं और इसी वजह से काजी साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है कि मुझे मेरी जो इसमें ज़िम्मेदारियाँ थी वो याद क्यों करवाई गई हैं। ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहा और आवाम में मेरी जो राय आमा है मेरे हवाले से वो ख़राब हुई है। लेकिन ये ख़त लिखने के बाद जिस तरह से राय आमा ख़राब हुई है, मेरे ख्याल में उससे पहले शायद इतनी नहीं थी। ये गैर ज़रूरी किस्म का रिस्पांस था जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया। अगर ये रिस्पांस ना दिया जाता तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर था और चीफ जस्टिस साहब की साख भी शायद इतनी मुतासर ना होती जितना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस एलामिये के बाद मुतासर हुई है। कुछ मुकदमात आपको गिनवाते हैं कि काजी साहब ने कौन कौन से मुकदमात गुज़श्ता 2.5 महीने में जब से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं उन्होंने सुने हैं। फैज़ाबाद धरना केस नज़रसानी केस सुना, उसमें फैज़ हमीद साहब को पकड़ने की कोशिश की गई ताकि मुस्लिम लीग नून को बयानिया फ़राहम किया जा सके, क्योंकि मुस्लिम लीग नून साबिक DG ISI के ख़िलाफ़ एहतसाब और उनको कानून के कटहरे में लाने की बातें करती रही है। फिर आप देखें कि फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी वाला केस सुना, 3 नवंबर को दायर हुआ, 5 को फ़िक्स हुआ और 8 को उसकी समाअत की गई। और देखें कि इसमें भी फैज़ हमीद साहब का बाजू मरोड़ने की कोशिश की गई। दूसरी एक और केस जबरी गुमशुदगियों वाला मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो उसके ऊपर एतराज़ लगवा दिया गया कि ये तो मफाद आमा के तहत आता ही नहीं है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स और सहाफ़ियों को लापता कर दिया जाता है, कई महीने उनका कोई सुराग नहीं मिलता। अदालतों में पुलिस कहती है कि हमारे पास बंदे नहीं हैं, हालांकि पुलिस की तहवील से नामालूम अफराद उनको ले जाते हैं और उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब खामोश हैं, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। बहरिया टाउन वाला मामला, बहरिया टाउन की दरख्वास्त उनके मुआहदे से मुतल्लिक थी, उसमें से 190 मिलियन पाउंड वाला मामला निकाला, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी, अपने फ़ैसले में उसके बारे में ऑब्जर्वेशन देकर दर हकीकत चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक रास्ता हमवार किया और फिर उसी ऑब्जर्वेशन को बुनियाद बनाकर नैब की जानिब से अपने जो रेफरेंस इमरान खान और दीगर शरीक मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ दायर किया गया है उसमें उसी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को का हवाला दिया गया है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बहरिया टाउन वाले केस में दे चुके थे। इसके अलावा 90 रोज़ में आम इंतखाबात वाला मामला आप देख लें। PDM को बचाने के लिए चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कि PDM ने जो आइन की खिलाफ वर्जी की, इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के भी नहीं करवाए और फिर मरकज़ में भी आप देखें तो यहाँ पर भी टाल मटोल की जा रही है और फिर उसको बचाने के लिए, उसको कवर देने के लिए ये अदम एतमाद जो गुज़श्ता साल 3 अप्रैल 2022 का मामला था, वाक़या था, उसको भी ये 90 रोज़ में आम इंतखाबात वाले केस में घसीट कर लिया है ताकि सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के ख़िलाफ़ अपना जो एक इनका ज़ाती अनाद है वो पूरा कर सकें और PDM की इस गैर आइनी जो इक़दामात हैं या आइन की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनको कवर दे सकें। फिर आप देखें कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ख़िलाफ़ जब ये मंजूर हुआ, केस सुप्रीम कोर्ट में था, तो उसमें PDM की नीयत के हवाले से इन्होंने बड़ी सताइश की कि ये कानून बनाते वक्त PDM की नीयत बहुत अच्छी थी। शायद उनके कहने का मकसद ये है कि जिस वक्त ये कानून मंजूर हुआ था मैं उस वक्त कौमी असम्बली में ही मौजूद था, उन्हीं तमाम सियासतदानों में मौजूद था जिन्होंने इस कानून को मंजूर किया था और जो उस वक्त साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को काउंटर करना चाहते थे क्योंकि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आम इंतखाबात वाला केस सुन रहे थे। तो ये PDM की सताइश करते हैं, इमरान खान साहब इनको अपील भिजवाएँ तो ये उसके ऊपर जो है वो इतराज़ करते हैं कि मुझको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है और अगर इनको इनकी जानिबदारी और ज़ाती अनाद की जो है वो कुछ चीज़ें याद करवाई जाएं तो फिर ये उसके ऊपर भी इनको ये भी नागवार गुजरता है। फिर देखें कि 17 दिसंबर 2019 को हमारी साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने कहा
कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब सदर पाकिस्तान को ख़तूत लिखते थे तो वो सदर पाकिस्तान तक पहुँचने से पहले वो मीडिया को लीक हो जाया करते थे और काजी साहब के मंजूर नज़र सहाफ़ी वो ख़बरें ब्रेक किया करते थे। तो अब ये जो काजी साहब एक सियासी जमात के रहनुमा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि इनका जो ख़त है वो मेरे तक पहुंचने से पहले मीडिया को जारी हो चुका था, तो फिर अपने बारे में भी बताएं कि आपके खतूत कैसे मीडिया को लीक हुआ करते थे और कैसे जारी किया करते थे। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये मिसकंडक्ट बनता था, ये चीज़ साबित हो चुकी थी कि इनके खतूत सदर पाकिस्तान तक पहुँचने से पहले मीडिया को जारी किए जाते थे। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उन्होंने बचाया और बाद में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर पीठ में छुरा घोंपने का उल्टा अलग से इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये देखें कि दूसरा मेरे ख्याल में शायद इनको ये सारा दिन फारिग रहते हैं, क्योंकि असल काम तो इनका यही है कि ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। और ये तमाम तर जो फस्तायत मुल्क में इस वक्त जारी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ख़िलाफ़ जारी है। अगर वो PDM या मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ होती तो यकीनन काजी साहब इसके ऊपर कोई नोटिस लेते, कोई कार्रवाई करते, कोई आर्टिकल 184(3) की कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश करते। अब तक काजी साहब ने जो तीर मारे हैं वो क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। लाइव ट्रांसमिशन शुरू की और वो उसमें भी खुद एक्सपोज हुए। फिर साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई, हाफिज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नाम के साथ इस्तेमाल करने पर एतराज़ किया, आला अदलिया का लफ्ज़ लिखने पर इन्होंने जो है वो उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। 2 गाड़ियाँ नीलाम की, लेकिन जो इनका काम था, जो इनकी ड्यूटी थी कि इन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था, बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था, उसके ऊपर ये खामोश हैं। कम अज़ कम वो ख़वातीन सियासी वर्कर्स जो गुज़श्ता 6 महीने से जेलों में कैद हैं, कम अज़ कम उनका मामला ही टेकअप कर लेते। अब तो डॉन अखबार भी ये लिखने पर मजबूर हो चुका है कि इतनी फस्तायत तो साबिक फ़ौजी आमिर ज़ियाउल हक़ के दौर में भी नहीं थी जितनी PDM के दौर में रही है या इस वक्त जारी है। तो कम अज़ कम काजी साहब उसी का कुछ ख्याल कर लेते, उन निहत्ती ख़वातीन का उनको इंसाफ फराहम कर देते। लेकिन चूँकि उनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इसलिए वहाँ पर भी खामोश हैं, कोई नोटिस, कोई कार्रवाई नहीं है। और देखें कि इंतज़ार शायद यही किया जा रहा है कि जब मुस्लिम लीग नून के साथ या PP के साथ या दीगर सियासी जमातें जो PDM की हैं उनके साथ जब कोई कार्रवाई होगी तो फिर मामला आगे बढ़ाया जाएगा। अपने मनपसंद सहाफ़ियों के ये घरों में गए, जब उनके साथ किसी किस्म का कोई उनको मारपीट की गई या उनको अगवा किया गया और वो बाद में रिहा हुए, लेकिन इमरान रियाज़ के घर आज तक नहीं गए, अरशद शरीफ के घर शायद ये आज तक नहीं गए। और देखें कि उसकी वजह शायद यही हो सकती है कि इनको ये सहाफ़ी नहीं समझते, क्योंकि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये उसके बयानिए को ये सपोर्ट करते हैं, वो उसके साथ खड़े हुए हैं। जबकि अपनी अदालतों में PTI के दौर में ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सर्वे करवाया करते थे, हाथ खड़े करके सहाफ़ियों से पूछा करते थे कि बताएं क्या इस वक्त मुल्क में मीडिया आज़ाद है, क्या इस वक्त मुल्क में बोलने की आज़ादी है। लेकिन गुज़श्ता 16-17 माह में आप देख लें, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तमाम तर फस्तायत के बावजूद, तमाम तर मीडिया पर क्रैकडाउन पाबंदियों के बावजूद इस वक्त TV के ऊपर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का नाम लेने पर भी पाबंदी है। तस्वीर चलाना तो एक दूर की बात है, नाम लेने पर पाबंदी है और चीफ जस्टिस साहब उसके ऊपर खामोश हैं। इमरान रियाज़ को 5 महीने लापता रखा गया, उसकी जो हालत इस वक्त है वो अभी तक ठीक से बोल नहीं पाते। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसके ऊपर खामोश हैं। अरशद शरीफ का मामला टेकअप नहीं कर रहे, उसके ऊपर केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहा है। इतनी जुर्रत नहीं हो रही कि अरशद शरीफ को इंसाफ दिला सकें। बातें इनकी सुने कि शायद इनसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान में कोई जज नहीं है, इनसे ज़्यादा कोई बासूल इंसान नहीं है, इनसे ज़्यादा कानून और आइन को समझने वाला इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं है। लेकिन जब अपनी ज़िम्मेदारियों की बात आती है तो भाग जाते हैं, और जब कोई अब इनकी ज़िम्मेदारियां इनको याद करवाता है तो फिर कहते हैं कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। ये कंडक्ट है हमारे चीफ जस्टिस साहब का। और ये आप देख लें कि गुज़श्ता 2.5 माह से जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं ये बिल्कुल उसी तरह ये चल रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। चीज़ें वाज़े नज़र आती हैं कि कैसे किसी सियासी जमात को बयानियाँ फ़राहम करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त जो इनका कंडक्ट है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, इनके अपने जो हामी सहाफ़ी हैं अब वो भी इनके ख़िलाफ़ लिखने बोलने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जो उम्मीदें इनसे वाबस्ता थी वो लोगों की टूट चुकी हैं। और ये
आइन और कानून पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, शहजादा गफ़ार सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका वो लिखा हुआ था और वो ये कहते थे कि काजी साहब बातें तो बहुत बड़ी करते हैं लेकिन काम इनसे कोई नहीं होता। तो वो चीज़ें अब हम अब इस मुल्क में अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं कि जो बुलंदो बांग दावे, जो बयानात, जो अपना कद काठ ये उस वक्त बनाया करते थे, दर हकीकत वो सिर्फ जैसे वो पानी के ऊपर झाग होती है, ये वो झाग की तरह थे। अब वो झाग बैठ गई और नीचे कुछ भी नहीं है। और एक और चीज़ जो इन्होंने कहा कि ये दस्तावेज़ इमरान खान साहब की ये उनको मौसूल होने से पहले मीडिया के ऊपर जारी हो चुकी थी। तो इनकी अहलिया लेडी सरीना ईसा ने 2021 में नेशनल प्रेस क्लब में सहाफ़ियों को बुलवाया था, एक इनका एसोसिएट या असिस्टेंट उसको कह लें, उसके ज़रिए, और वहाँ पर सहाफ़ियों को वो दस्तावेज़ात फ़राहम किए थे जो जिसमें इनका कुछ जायदादों के हवाले से कुछ रिकॉर्ड और कुछ चीज़ें और कुछ इनकी अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट थी वो उसमें शामिल थी। तो जिस वक्त आपकी अहलिया ये सारे काम कर रही थी, मीडिया को बुलाकर उनको दावत देकर नेशनल प्रेस क्लब में ये सारी चीज़ें जारी की जाती थी, क्या उस वक्त आपको याद नहीं होता था कि ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है? जब आपके खतूत जो लिखे जाते थे वो आपके मंजूर नज़र सहाफ़ियों तक पहुँच जाते थे, क्या उस वक्त ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होती थी? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के इनके कंडक्ट में हैं। एक इतराज़ फिर इसके ऊपर यह भी आता है कि चीफ़ जस्टिस साहब को ये ख़त क्यों लिखा गया? इमरान खान साहब की इतनी बड़ी लीगल टीम है, वो दरख्वास्त दायर कर देते तो ये ख़त लिख कर इमरान खान साहब ने भी सियासी स्कोर सेटल करने की कोशिश किया। तो एक दरख्वास्त एतजाज़ एहसन साहब ने लिखी थी, लेकिन उसके ऊपर भी एतराज़ ये लगाया गया कि ये तो आर्टिकल 184(3) के तहत आती नहीं है, क्योंकि उसमें भी पीटीआई के जो सियासतदान थे उनके अगवा का, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के, उनके इंटरव्यू करवा के पार्टी छोड़ने का मामला उठाया गया था। तो अब देख लें कि आप जिस तरफ से भी बात को लेके जाएं, जिस तरफ से भी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करें, आपको चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से, अपने फ़राइज़ से भागते हुए नज़र आएंगे। और दूसरी जानिब ये बस वही बात है कि अपना काम करना नहीं है, और अगर कोई आपको आपकी ज़िम्मेदारियाँ याद करवा दे तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना है कि ये मुझ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इंसाफ हासिल करना ये पाकिस्तान में पहली बार हम सुन रहे हैं कि ये दर हकीकत किसी जज को दबाव में लाने की एक कोशिश होता है। ये कुछ तफसीलात थी, कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी कुछ आ रहा हो तो फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।